चलिए सुनते ध्यान से, नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्लियर? क्लियर? सुनते ध्यान से, बायोमोलिक्यूल के बारे में। हमारे पास क्या है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल अगर किसी को भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम किसे कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। हमारे लाइफ में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी आपको मटेरियल या मिनरल्स, आयंस या कंपाउंड नजर आते हैं, सभी के सभी हमें क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है? हमारी बॉडी जिस किसी भी मटेरियल से बनी हुई है, जिस किसी भी एलिमेंट से बनी हुई है, सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है? हमने क्या कहा कि बायो का मतलब हमने क्या समझा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और मॉलिक्यूल का मतलब आपने क्या समझा? मॉलिक्यूल या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट, यानी जो भी एलिमेंट अगर हमें कहां से नजर मिलती है बताइए, तो लिखेंगे हमारे पास डिफिनीशन लिखेंगे बायोमोलिक्यूल की। समझाए? चलिए डिफिनीशन लिखेंगे जल्दी जल्दी। ऑल दी कार्बन कंटेनिंग, all the carbon containing compound which we get from living organisms, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जो हमें कहां से मिलती हो बताइए? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? बायोमोलिक्यूल। क्लियर? यानी अगर हम किसी भी मिनरल से या आयन से मिलकर के बने हुए हैं, बट हमारी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर के बनी है। अगर हमारी बॉडी को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन जरूर दिखाई देगा। ठीक है? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होती है जिससे हमारी बॉडी मिल करके बनी हुई है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। बोली बात सही है? बायोमोलिक्यूल क्या कहलाएगा बताइए? बायोमोलिक्यूल किसे कहेंगे? जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो हमारे बॉडी से मिलते हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हो, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखते हैं हमारे पास। अब बात आती है कि बायोमोलिक्यूल के नाम पर हमारे पास कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है? जैसे हमारे पास बायोमोलिक्यूल में हमें कैसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमें बताना है। कैसे कंपाउंड बताइए? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम बताइए। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहला कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। सबसे पहला कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम कार्बोहाइड्रेट, दूसरे कार्बन कंटेनिंग का नाम लिपिड, तीसरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का नाम प्रोटीन, और चौथे कार्बन कंटेनिंग का नाम न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ये चार ऐसे कंपाउंड है जो सभी के सभी कैसे हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जरूर दिखाई देगा। क्या हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है? क्या हमारी बॉडी के अंदर लिपिड है? क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है? क्या हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड है? ये चारों कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे बॉडी के अंदर नजर आएंगे। तो ये दीज आर कॉल्ड एज, इन्हीं को क्या बोलेंगे हम बताइए? इन्हीं को मैं क्या नाम दूंगा? बायोमोलिक्यूल नाम दूंगा। जल्दी करिए थोड़ा। हो गया? हो गया? चलिए हमें बताइए, हमारे बॉडी के अंदर अगर किसी भी तरीके की कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पाई जा रही है, कौन कितना पाया जा रहा है, किस तरीके से पाया जा रहा है, उसकी एनालिसिस करना मेरा धर्म है कि नहीं? मुझे कैसे मालूम मेरे अंदर क्या क्या है? तो जब तक मेरे अंदर एनालिसिस नहीं की जाएगी तब तक मुझे नहीं पता चलेगा हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जा रहे हैं। बोली बात सही है? तो हमारे पास एक हेडिंग है केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल।
केमिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की कैसी एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे पहले बातों को हमारे, सुनते ध्यान से। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर केमिकल एनालिसिस करेंगे तो कोई ना कोई पूरी बॉडी को जलाना जरूरी है या कोई बॉडी का पार्ट ले लें, बताइए। किसी भी सेल्स को ले सकते हैं हम, ठीक है। जो एक सेल के अंदर होगा वही सारे सेल्स के अंदर तो कंपोजिशन होगा। तो अगर किसी भी हमारे पास क्या है कि कंपाउंड के केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा तो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखनी पड़ेगी, तो हमें किसी एक सेल्स को लेंगे। अगर हम प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम एक प्लांट लेंगे और एक हमारे पास एनिमल लेंगे। अगर मैं प्लांट लेता हूं तो मैं ये लेता हूं कि लीफ अगर मैं लिया तो लीफ सेल्स को लूंगा और लीफ सेल्स को हम वहां से एनालिसिस कर लेते हैं, किसके अंदर, केमिकल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अगर मुझे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी भी एनिमल्स की स्टडी करनी हुई कि हमारी बॉडी कैसे है, मान चलते हैं हम अपनी ही बात कर लें, क्लियर। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर एनिमल्स, अगर हमसे बड़ा जानवर कौन है, कोई है नहीं है भाई, तुम लोग हो, क्लियर। सुन दे, यानी एनिमल्स के नाम पे हम अपनी एनालिसिस कर लेते हैं और हम अपने यहाँ किसका लेंगे, किसी एक सेल्स का लेंगे। लिवर सेल्स का ले सकते हैं, किडनी सेल्स का ले सकते हैं, हार्ट सेल्स का ले सकते हैं, किसी भी सेल्स का। आपके एनसीईआरटी ने दो चीजें लिया है, ठीक है। एनिमल्स में हमारे पास लीवर को लिया है और प्लांट में लीफ को लिया है, क्लियर। तो हमने क्या किया कि एक लीवर लिया, क्लियर, लीवर लिया, या फिर हम क्या ले सकते हैं बताइए, लीफ भी ले सकते हैं ना। इन दोनों को लेकर के आए, दोनों को सेपरेट भी ले सकते हैं, क्लियर। दोनों को लेकर के आए और हमने क्या किया, मोर्टर एंड पिसल में इनको ग्राइंडिंग किया, क्लियर। इनको हमने क्या किया, ग्राइंड किया, इनको हमने क्या किया, ग्राइंड किया, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राइचुरेट किया, ट्राइचुरेटेड विद किसके साथ बताइए, मोर्टर एंड पेसल के साथ, ठीक है। ट्राइचुरेट का मतलब था पीसने वाला काम, ठीक है। तो इनको हमने क्या किया, पीसा। ट्राइचुरेट ना समझ में आए तो क्या कर सकते हैं आप, ग्राइंड कर सकते हैं, क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि जब ट्राइचुरेट अगर हम करेंगे तो ट्राइचुरेट करने के बाद इनको मिक्स करते हैं, क्या करते हैं बताइए, मिक्स्ड करते हैं, किसके साथ, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ बताइए, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद कैसा माहौल होगा, ध्यान से देखेंगे। ये हमने क्या किया, मिक्स करा रहे हैं, ये मिक्स किया हमने, क्लियर। इनके अंदर हमने क्या किया, मिक्सिंग किया, ये मिक्स किया, क्लियर। मिक्स करने के बाद इनको आगे लेकर के हम कहां पे गए, ठीक है, फिल्टर पेपर पे लेकर गए, क्लियर। आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि एक चीज क्लॉथ लिखी है। चीज क्लॉथ क्या होता है, हम आपको समझा रहे हैं। जितने भी कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ ले सकते हैं या चीज क्लॉथ, बहुत ही पतले कपड़े को हम चीज क्लॉथ बोलते हैं, समझा रही बात। यानी एक ऐसा कपड़ा कि जिससे हमारे पास क्या हो जाए कि फिल्टर हो जाए। ये तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ना, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। उनके साथ हमने क्या किया, इनको पूरा का पूरा मिक्स किया है, इनको पूरा का पूरा क्या किया है, मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इनको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। क्या किया मैंने इनके साथ, फिल्टर किया। किसके साथ फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन थ्रू चीज क्लॉथ, या फिर हमने क्या लिया, कॉटन का ही कपड़ा ले लिया, क्लियर। इनके साथ हमने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद हम मान चलते हैं ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आपको बताया गया, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन बताया गया, अब ये क्या किया गया, गिराया गया। इस सॉल्यूशन को क्या किया गया बताइए आपने, गिराया गया। और गिराने के बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे गिराया सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को इन्होंने गिराया, ठीक है। गिराने के बाद क्या देखा
कि फिल्ट्रेशन के थ्रू ये जो फिल्ट्रेट है, इसको मैं फिल्ट्रेशन पेपर भी बोल सकता हूं, साफ साफ शब्दों में अगर लिखूं, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने के बाद कुछ पार्टिकल ऐसी होंगी जो इनके ऊपर रुक गई होंगी, कुछ उनके पास रुक गई होंगी। तो फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती है? दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एसिड के साथ पूरी तरीके से घुल गई हो और वो फिल्टर हो गई हो। बोलिए बात सही है? यानी हमारे पास जो एसिड के साथ घुल गई हो और घुल के जाने के बाद ये क्या कर गई हो, फिल्टर हो गई हो, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं फिल्ट्रेट, ठीक है। और फिल्ट्रेट मैं कैसे बोलूंगा? जब तक पूरी तरीके से हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में क्या हो गया हो, घुल गया हो ना, इसलिए इनको मैं बोलता हूं एसिड सलूबल पुल। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है बताइए? एसिड सोलूबल पुल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स हमारे पास फंस जाते हैं ना, जो फंस जाते हैं उनको मैं क्या बोलता हूं? रिटेंटेड बोलता हूं। इनको मैं क्या बोलूंगा? रिटेंटेड बोलूंगा। और रिटेंटेड जो बोला हमने, तो इनको क्या बोला? एसिड इनसोल्यूबल पुल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस लिखा दे, पहले इतना बना लीजिए। ये पूरा का पूरा ऐसे ही करना है, ठीक है, सीक्वेंस में। अब सुन देते हैं, एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं, छोटा छोटा डिफरेंस लिखना है, क्लियर। जितने भी फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, छन्नी से छन जाते हैं, ठीक है, तो वाकई में उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा कि नहीं होगा? तो यानी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मस्ट बी लेस देन 100 डाल्टन, सॉरी 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से कम अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट है, तो ऐसे एसिड सॉल्युबल पुल को हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। इनको मैं क्या बोलूंगा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। यहां पे मैं माइक्रो लिख रहा हूं, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है मस्ट बी मोर देन 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। हो गया? चलिए दूसरा पॉइंट समझिए। सच पूछिए तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, रेंज होता है फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन होता है। कितना? 18 to 800 डाल्टन होता है। 18 डाल्टन किसका होता है? हे मालिक, वाटर का नाम कभी जिंदगी में सुना है? इसका कितना? इसका कितना? समझ में आई बात? तो 18 डाल्टन क्या है? वाटर हमारा कैसा आएगा? माइक्रोमोल। ये पागल, इधर देख, यहाँ फिल्ट्रेट में पानी ही तो छना था, तो पानी नहीं कंक्लूड करेंगे? बस यही तो बात समझाने की कोशिश किया जा रहा है। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट सुनते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट आपको बताया जा रहा है, अगर 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। इनको मैं क्या नाम दूंगा? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। हो गया? चलिए सुन रहे हैं। एक्चुअल में इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है,
ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। कितना होता है? 10,000 डाल्टन होता है। अच्छा, इधर भी 10,000 लिखा है क्या? इसको सिर्फ और सिर्फ 1000 करिएगा। क्लियर? इसको कितना करेंगे? अगर सुनिएगा ध्यान से, हम आपको एक बता रहे हैं बात। 1000 डाल्टन से ज्यादा तो क्या मैक्रोमोलिक्यूल, 1000 डाल्टन से कम तो कितना माइक्रोमोलिक्यूल। एक्चुअल में इनका रेंज कितना होता है? 18 to 800, और जबकि देखा इनमें कितना गया है हमेशा 10,000 से ज्यादा। ये हमेशा पॉलीमरिक फॉर्म में आएंगे और ये कैसे आएंगे? मोनोमरिक फॉर्म में आएंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोटीन का मोनोमरिक फॉर्म क्या है? प्रोटीन का मोनोमरिक फॉर्म अमीनो एसिड्स। पॉलीसेकेराइड का मोनोमरिक क्या है? मोनोसेकेराइड। न्यूक्लिक एसिड का क्या है बताइए हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस का नाम सुना है कभी जिंदगी में? ठीक है, जल्दी करिए। अब इनका पॉलीमर बना दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनका क्या होगा? प्रोटीन होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए सुन दे जैसे। लिपिड हमारे पास क्या है? एक्सेप्शन है। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 800 डाल्टन से कम है। अगर 800 डाल्टन से कम है तो जाहिर सी बात है इसको कहां पर रखा जाना चाहिए? माइक्रोमोलिक्यूल में रखा जाना चाहिए। माइक्रो में रखने के वजह हम इसको मैक्रो में रख रहे हैं, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। ठीक है, रीजन सुनेंगे। इतना लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए सुन देते हैं से, नोट डाल करके लिखेंगे। लिपिड इज एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है बताइए? माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका हमारे पास क्या है? रीजन बताइए, रीजन बताइए। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 800 डाल्टन है। कितना है बताइए? 800 डाल्टन है। क्लियर? आप हमें बताइए 800 डाल्टन होने के बावजूद भी इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में न रख करके हम मैक्रो में रख रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास लिखा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लिपिड इज अंडर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड किस में आता है बताइए? मैक्रो मॉलिक्यूल के में आता है। ठीक है, रीजन, रीजन रीजन मैं साफ सुथरा बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। रीजन क्या है? जब भी किसी भी लिपिड्स का ट्राइचुरेशन होता है, यानी जब हम किसी भी सेल्स को हम क्या करते हैं? पीसते हैं। पीसने के दौरान हर एक सेल्स के अंदर सबसे खास बात क्या होती है? उनके सेल मेम्ब्रेन में क्या पाई जाती है? लिपिड्स पाई जाती है।
तो लिपिड्स पूरी तरीके से टूट नहीं पाती, लिपिड्स वेसिकल्स बना लेती है। क्या बना लेती है? वेसिकल्स बना लेती है, और वेसिकल्स बनाने की वजह से ये रिटेंटेड हो जाता है, छन नहीं पाता, ठीक है, गुच्छेदार बना लेती हैं हमेशा। अब जब कभी भी क्लस्टर बन जाएगा सेल्स का, तो सेल्स क्या फिल्टर हो पाएगी हमारे चीज क्लॉथ से? नहीं हो पाती, इसलिए इसको हम मैक्रोमोलिक्यूल में रखे हैं। और दूसरा रीजन ये भी बताना है कि जो लिपिड्स होती है उन इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होती है। कैसी होती बताइए? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, ये एसिड में कभी घुल नहीं पाता। पहला रीजन ये लिखेंगे, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड में अगर घुल गया होता तो साथ में लेकर के चला गया होता फिल्टर होकर के, क्लियर? घुल नहीं पाया, उसके पीछे भी ये रीजन है। और ट्राइचुरेशन के दौरान ये क्या बना लेते हैं, ये जो छोटे छोटे उनके यूनिट्स होते हैं वो पॉलीमर बना लेते हैं, और पॉलीमर बना करके वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लियर? इसलिए इनको हमने कहाँ पे रखा है बताइए? आप साफ साफ देखिएगा, जितने भी हमने रिटेंटेड के एग्जांपल लिखवाए हैं एसिड इनसोल्यूबल के सब पॉलीमर हैं। कार्बोहाइड्रेट किसका पॉलीमर? मोनोसेक्राइड का, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। जितने भी प्रोटीन है किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड किसके हैं हमारे पास पॉलीमर? नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के। दिख रहा है आपको? और ऐसे ही ये भी पॉलीमर बना ले रहा है, इसलिए इसको मैंने कहाँ पे रखा है बताइए? मैक्रो में रखा है, नहीं तो इसको भी मैं कहाँ पे ढकेलता? माइक्रो में। समझ आई बात? यानी इसके पीछे पहला रीजन हमारे पास क्या लिखेंगे? ये मैक्रो मॉलिक्यूल में आ रहा है, उसके पीछे पहला रीजन ये क्या है कि लिपिड जो होती है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। पहला रीजन क्या लिखेंगे? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, क्लियर? दूसरा रीजन बताइए। लिपिड इज अ पॉलीमरिक फॉर्म। लिपिड क्या है बताइए हमारे लिए? पॉलीमर है। दूसरा रीजन, बोली बात सही है? तीसरा रीजन बताइए, हमने क्या बोला? तीसरा रीजन, ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन of a living form वेसिकल्स, ठीक है? ये क्या बना लेता है? जो लिपिड जो होते हैं हमारे पास, रुके रुके ऐसे लिखना है, लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या बना रहा है बताइए? वेसिकल्स बना रहा है। क्या बना रहा है बताइए? वेसिकल्स बना रहा है, इसलिए ये क्रॉस नहीं कर पाता। ये चीज क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है? ये इतने रीजन है। और चौथा ऑप्शन में क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। समझ आ रही बात? एक पॉइंट को और ध्यान से सुनेंगे, एक नोट डाल करके और लिखेंगे। हमारे पास क्या आता है कि अभी तक जितना भी चीजें हमने पढ़े हैं उससे मैंने केमिकल एनालिसिस से मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल क्या ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ सेल्स ही निकाल सकता हूं ना। अभी तक मैंने कभी भी इनऑर्गेनिक कंपोजिशन नहीं बताया, सबके सब ऑर्गेनिक है, सबके अंदर कार्बन पाए जा रहे हैं। बोली बात सही है? यानी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि केमिकल एनालिसिस से मुझे क्या पता चलता है, तो केमिकल एनालिसिस से आपके एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का पता चलता है मुझे। हमारे लिविंग सेल्स के अंदर कितने तरीके के या कितने टाइप्स के ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर मुझे ऑर्गेनिक मटेरियल के कंपोजिशन के बारे में अगर पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा? एस एनालिसिस करूंगा या केमिकल एनालिसिस करूंगा? केमिकल एनालिसिस करूंगा। समझ में बात है?
तो यानी हमारे पास क्या आया कि फ्रॉम द केमिकल एनालिसिस, लिख भाई, ठीक है, फ्रॉम द केमिकल एनालिसिस from the chemical analysis we can find the, मैं क्या पता कर लेता हूं बताइए, ऑर्गेनिक कंपोजिशन, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ अ सेल, किसी भी सेल्स के ऑर्गेनिक कंपोजिशन का पता कर सकता हूं मैं। हो गया? इतनी बात समझ आ गई? आगे बढ़े, अब सुनते हैं। दूसरी हेडिंग हमारे पास है, सेकेंड हेडिंग लिखेंगे हमारे पास, एज एनालिसिस किसी भी सेल्स की, ठीक है। एस एनालिसिस में क्या होता है, एस का मतलब क्या समझते हैं आप, राख, ठीक है, कहते नहीं तुम्हें जला करके राख कर दूंगा, आज राख कर दूंगा इनको हम, ठीक है। सुन दे ध्यान से, हमने क्या किया कि एक लिविंग टिश्यूज ली, क्या लिया हमने बताइए, हमने क्या लिया, लिविंग टिश्यू लिया। लिविंग टिश्यूज में हमारे पास अगर एनिमल्स है तो क्या लूंगा, एनिमल्स ले हैं तो क्या बोलूंगा, लीवर, या फिर अगर पत्ती प्लांट है तो क्या लूंगा, पत्ती लूंगा, लीफ लूंगा, ठीक है। उनको मैं क्या करूंगा, सुखाऊंगा, क्या करूंगा बताइए, यानी यहां पे हम क्या करेंगे, इवेपरेट करेंगे। इवेपरेशन के दौरान हमारे पास वाटर क्या होगा, बाहर जाएगा, और इवेपरेशन के दौरान हमारे पास जब वाटर बाहर जाएंगे तो क्या ये सूख जाएंगे पत्तियां, ठीक है। सूखने के बाद हम क्या करते हैं, इनको हम बर्न करते हैं, ठीक है। बर्निंग के दौरान यहाँ पे क्या रिलीज होते हैं बताइए, रिलीज ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कार्बन अगर रिलीज हो गया तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक मैटर भी तो गायब हो गया, क्लियर। यानी हमारे पास कार्बन हमारे पास गायब अगर हो रहा है तो यहाँ पे टोटल मिला करके क्या क्या माइनस हो रहे हैं बताइए, माइनस वाटर भी हो रहा है और माइनस CO2 भी हो रहा है। ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, इवेपरेट हो रही हैं कुछ, और कुछ उड़ भी जा रही हैं, बोलिए बात सही है। जो बचेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, राख ही तो बोलूंगा, क्लियर। इस राख के अंदर अगर हम इनके केमिकल एनालिसिस के बजाय अगर हम क्या कर रहे हैं, एस एनालिसिस करेंगे, इस राख के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ मिनरल्स और आयंस नजर आएंगे। मिनरल्स आयंस में हमें कैल्शियम नजर आएगा, कैल्शियम आयन नजर आएगा, मैग्नीशियम नजर आएगा, सोडियम आयन नजर आएंगे, पोटेशियम नजर आएंगे, बहुत कुछ नजर आने लगेंगे, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी ने कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन को फोकस किया है, बाकी इन दोनों को गोली मारी है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने किसको किसको फोकस किया है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को ही फोकस किया है। समझ आ रही बात, जल्दी करिए। अब सुनते रहे, हमने ये कभी, आपने कभी जिंदगी में सुना है क्या, क्या लेकर के आए हो क्या लेकर के जाओगे, मिट्टी का शरीर बनाए मिट्टी में मिल जाओगे, सुन लिया है। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सुनिए ध्यान से, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन हमारे बॉडी की है उसका कंपैरिजन हम अपने अर्थ क्रस्ट से करते हैं। किससे करते हैं, अर्थ क्रस्ट एलिमेंट से करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, अगर किसी अर्थ क्रस्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा आपको ऑक्सीजन नजर आएगी, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर खोलिएगा, उसमें
कुछ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया गया है, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है कि एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है, परसेंटेज में दिया गया है अर्थ क्रस्ट का और ह्यूमन बॉडी का अलग अलग कॉलम में, ठीक है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन का दिया गया है। क्लियर। ऐसे कई सारे लोगों का दिया गया है, वो आपको डायग्राम में बनाना है, वो टेबल को बनाना है। हम यहाँ पे सिर्फ आपसे जो चीजें इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। अर्थ क्रस्ट में सबसे मैक्सिमम कौन से एलिमेंट मिले हैं और सबसे मिनिमम जो मिला है, ठीक है। अगर मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम में नाइट्रोजन आपको दिखाई देगा और साफ साफ उस टेबल में लिखा है वेरी लिटिल, लिटिल लिटिल दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आपको बताया गया है वो 46.0 है, क्या देखिए 46.6 दिया है। क्लियर। अगर हम यही बात ह्यूमन बॉडी के लिए करें, मैं किसके लिए करूं, ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम और मिनिमम की तो बात आएगी। अरे बोलिए, मैक्सिमम में वंस अगेन क्या आएगा हमारे पास, ऑक्सीजन आएगा और मिनिमम में हमारे पास सिलिकॉन आते हैं। ध्यान से देखिएगा, मिनिमम में कौन आएंगे बताइए, सिलिकॉन आएंगे। यानी वो टेबल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टेबल बनाइए, ठीक है। टेबल में मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या करना है आपको। क्लियर। आपको ध्यान से पहले उस टेबल को देखना है। उस टेबल में हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है एलिमेंट और यहाँ पे दिया गया है कि कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, ठीक है। यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर के बीच में इन्होंने क्या किया है बताइए, कंपेयर किया है, ठीक है। कंपैरिजन किया है तो कैसे किया है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को दिया गया है, हाइड्रोजन हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना पॉइंट दिखाई दे रहा है, 0.14 दिया है। ह्यूमन बॉडी में कितना दिया है बताइए। आपको कंपेयर पूछा जाता है कभी कभी। क्लियर। ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अगर हम हाइड्रोजन को कंपैरेटिव वैल्यू माने तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाएगा, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा या ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में बात की जाएगी। क्लियर। ऐसे ही कंपेयर करना है आपको, समझ रहे मेरी बात। दूसरा कार्बन का दिया गया है 0.03% और ह्यूमन बॉडी में कितना दिया गया है 18.5%। ऑक्सीजन का जो दिया गया 46.6% और यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का 65%। नाइट्रोजन का वेरी लिटिल 3.3%, सल्फर का 0.03, यानी सल्फर का और हमारे पास कार्बन का लगभग बराबर दिया है। बोली बात सही है, 0.3 ही दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास दिया गया सोडियम का 2.8, ह्यूमन बॉडी में सोडियम का बहुत ही कम दिया है 0.2। क्लियर। फिर कैल्शियम का दिया गया कितना 3.6 और जबकि उसका जस्ट आधा दिया गया है कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 1.5। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर कैल्शियम आयन की कमी होती है तो वो मिट्टी खाता है। नहीं सुने हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया कैल्शियम आयन 3.6 दिया गया है अर्थ क्रस्ट में और जबकि ह्यूमन बॉडी में कितना दिया है 1.5%। यानी ये इंडिकेट करता है कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम आयन की कमी होती है तो पहला इंडिकेशन ये होता है बच्चों के अंदर वो मिट्टी खाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई भी बच्चा मिट्टी खाना स्टार्ट कर दे तो समझ जाइए उसके अंदर कैल्शियम आयन की कमी है। बोली बात सही है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, ये थोड़ा पॉइंट याद रहना चाहिए आपको। क्लियर। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम आयन 2.1%। फिर उसके बाद सिलिकॉन आता है। क्लियर। ये पूरा का पूरा निग्लिजिबल लिखा गया है, ठीक है। तुरंत फोटोकॉपी करिए, ये टेबल बनाइए, टेबल तुरंत बनाइए। टेबल बनाने के बाद ये जो चीजें हैं उसको लिखिए आप। क्लियर। चलिए हमें एक बात नोट डाल करके याद दिलाइए। अगर एस एनालिसिस करते हैं तो एस एनालिसिस के दौरान मुझे किसका पता चलता है, किसका पता चलता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का ना, ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास, पहले वो टेबल बना लीजिएगा ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हो, पहले आप टेबल बना लीजिए और इसको लिखिएगा।
जल्दी करिएगा, सुनिएगा। आपके में ये टेबल दिया गया है, ठीक है, आपके में ये टेबल के फॉर्म में दिया है इनऑर्गेनिक में। जैसे जहां पे आप कंपैरिजन देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाला टेबल देखेंगे तो यही लिखा है, ठीक है। पहला सोडियम दिया गया है उसका फॉर्मूला, पोटेशियम दिया है उसका फॉर्मूला, कैल्शियम दिया है उसका फॉर्मूला, हमारे मैग्नीशियम दिया है उसका फॉर्मूला। फिर कुछ हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं जैसे SO4 - PO4 - NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर, ये सारी चीजें। इनमें से कोई बताइए, आप देख करके बताइए, कोई ऑर्गेनिक दिख रहा है आपको? अरे बोलिए। इस सी को देख करके ऑर्गेनिक नहीं बोलना है, समझ आ रही बात? ये सी क्या है हमारे पास? ये कार्बन नहीं है, कैल्शियम है, ठीक है। कई लोगों को जहां सी दिखा आपको लगने लगता है कि यही है क्या हमारे पास, क्लियर? नहीं भाई, वो स्पेलिंग वाला सी है, ठीक है। देखते हैं, ये हमारे पास कोई पत्ती है, ध्यान सुनिएगा। इस पत्ती के पास हमारे पास क्या ऑर्गेनिक मैटर होंगे? अरे बोलिए, क्या इनऑर्गेनिक होंगे? क्या इनके पास वाटर होगा? यानी ये तीनों चीजें पाई जा रही हैं, इनको मैं बोलता हूं फ्रेश वेट। इनको मैं क्या बोलता हूं? फ्रेश वेट बोलता हूं, ठीक है। या इसी को हम वेट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पानी होता है, क्लियर। अगर इसको हम क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट कर रहे हैं, यानी यहां से वाटर निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, क्लियर। तो ये पत्ती हमारे पास कुछ ऐसे सिकुड़ जाएगी, तो इनके पास हमारे पास कैसी मटेरियल पाए जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक बचेंगे, ठीक है। वाटर तो निकल गया ना, जब वाटर निकल गया तो इनको मैं ड्राई वेट बोल सकता हूं, बोलिए। अगर इनको मैं ड्राई वेट बोल दिया, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से मुझे क्या करना है कि CO2 निकालना है, यानी हमें क्या करना है, कंबसन करना है ना। हमने बर्निंग तो किया था ना, बर्निंग को ही क्या बोले थे हम, कंबसन बोले थे। यानी जब इनको हमने बर्न किया तो हमें क्या पता चला कि यहाँ से CO2 माइनस हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, इनऑर्गेनिक। यानी ये जो भी बचेगा सब के सब कैसे बचेंगे मटेरियल, बताइए, इनऑर्गेनिक बचेगा, क्लियर। इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे हो रहा है, क्लियर। डायरेक्ट आपको ये नहीं याद होना चाहिए एस कैसे आएगा। सबसे पहला प्रोसेस, ये सिंपल तरीके से प्रोसेस याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, कंबसन करते हैं। समझ आ रही बात? डायरेक्ट पूछा जाएगा टू ऑब्टेन, ठीक है, ड्राई वेट कौन से प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा, बताइए। अगर एस एनालिसिस के दौरान अगर एस का फॉर्मेशन करना पड़ रहा है तो क्या कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, इवेपोरेशन प्लस कंबसन। समझ आई बात? ये छोटे छोटी गलतियां आपसे जरूर होंगी, क्लियर। अब सुनेंगे, अगर हम एलिमेंट की ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। सुनते ध्यान से, ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, क्या बोला, ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं, क्लियर। आपसे क्वेश्चन में पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं पूछे जाएंगे, समझ रहे मेरी बात, पूरे के पूरे एलिमेंट नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यही 4 एलिमेंट को लेकर के ऑर्डर बनाया जाएगा। सिलिकॉन के बारे में एलिमेंट, मैग्नीशियम के बारे में एलिमेंट के बारे में, इन सब के बारे में जिक्र नहीं होगा। जब भी ऑर्डर बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, समझ में आ रही बात। अगर इसके अलावा कोई और ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन हमने बनाया है, क्लियर। किसी के अंदर और नहीं है कि इसके अलावा और कोई चेंज कर पाए। जब भी अगर आपको लगे कोई और ऑर्डर दिख रहा है आपको, सिलिकॉन को लेकर के, नाइट्रोजन को लेकर, नाइट्रोजन के अलावा लेकर के, ठीक है, कई सारे,
अगर उनसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम क्लोराइड ये सबसे बनने लगे तो समझ जाइए वो क्वेश्चन किसी और ने नहीं, मैंने बनाया है। आपसे जो पूछा गया है और आपसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यही 4 को लेकर के बताया जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जल्दी करिए। चलिए, अच्छा आपने कंपेयर कर लिया होगा, क्या आप ऑर्डर लिख सकते हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? अरे सबका परसेंटेज तो बताया ही गया है, उसको देख करके ऑर्डर चलिए बनाते हैं ना। चलिए हो गया, रहने देते हैं, ठीक है। अब सुन देखिए, अगर हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या नजर आई आपको? फिर उसके बाद बोलो, बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो, जल्दी करिए। कार्बन और सल्फर रह गया क्या? हाइड्रोजन के बाद कार्बन का और लगभग लगभग सल्फर का बराबर, ठीक है। मैग्नीशियम का किसका ज्यादा है? सही है ना भाई, इतने साल की मेहनत रट करके बर्बाद करेगी क्या मेरा? ठीक है, दोस्त को गाली दे रहा था उसके नाम पे बनाया है, ठीक है, ऐसे कैसे गलती हो सकता है? क्लियर? सबसे ज्यादा कौन सा, सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में मिनिमम। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए किसका कंपोनेंट कंपोजिशन बराबर है? कार्बन और सल्फर का, ठीक है। चलिए ह्यूमन बॉडी का देख करके बताइए, ह्यूमन बॉडी का होमवर्क है आपके लिए, ह्यूमन बॉडी का करके बताइए। अभी बताओ, रहने दो, होमवर्क के लिए भरोसा नहीं है, ठीक है। अभी बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से, कार्बन से, नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, हाइड्रोजन। बहुत प्रेशर है ना तुम लोगों के ऊपर। सोडियम, देख करके आपस में कंपेयर कर रहे हो क्या तुम लोग अपना? हाइड्रोजन के बाद गलत होगा तो इनसे निपट लीजिएगा आप लोग ना। अगर तुम्हें इनमें लगे कि गलत है तो इनका मैं पता बता दे रहा हूं, जाकर के घर में इनसे निपटना तुम लोग, ठीक है। हो गया। चलिए एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। फिर एक टेबल बनी हुई है, दिख रहा है आपको? एक और पेज पलटिए, एक और पलटिए, हाँ दिख रहा है। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, पेज नंबर 109 पे, ठीक है। किसी भी सेल्स के अंदर, ये तो लिख लिया था ना, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। किसी भी सेल्स के अंदर एवरेज कंपोजिशन क्या है, ध्यान सुनिएगा। आपके में कॉलम बनाया गया है, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे हमने लिखा है वाटर को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिया है? प्रोटीन को। फिर उसके बाद किसको लिया है? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। लिपिड्स। फिर उसके बाद
ऐसा, ठीक है। मैं ऐसे में क्यों ले रही, ऐसे में क्यों लिया? वाटर का कंपोजिशन बताइए। 70 to 90% प्रोटीन का, 5 to 7, 10 to 15 न्यूक्लिक एसिड का, 5 to 7 कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड्स का, इनका 1। सुनिए ध्यान से, ये जितने भी आपको कंपोजिशन बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। याद करने का तरीका मैंने देखा है, वाइट पेंटेड न्यू कारली, ठीक है। मेरा एक सपना है व्हाइट पेंटेड न्यू कार लेने का, ठीक है। जब लिया तो मैंने बोला व्हाइट पेंटेड न्यू कार ली, ठीक है। गरीब आदमी केवल इसमें ले रहे हैं, ठीक है, सही नहीं मिल पा रहा है। क्लियर? कम से कम इसी में खुश हो जाए हम। क्लियर? जल्दी करिए, समझाया? इधर देखिएगा पॉइंट और, ये लास्ट पॉइंट समझेंगे हम आपको। जब भी हम किसी भी कंपोजिशन देखते हैं किसी भी सेल्स का, अगर हम किसी भी कंपोजिशन ऑफ सेल्स की अगर जिक्र करते हैं तो हमें दो तरीके की चीजें दिखाई देती हैं। क्या आपको भी दिखाई दी थी? एक दिखाई दिया था एसिड सोल्यूबल पुल दिखाई दिया था। दूसरा क्या दिखाई दिया था बताइए? एसिड इनसोल्यूबल पुल दिखाई दिया था, ठीक है। जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइएगा, ठीक है। सुनिए, क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा। एसिड इनसोल्यूबल पुल को हम AIP लिख रहे हैं, एसिड सोल्यूबल पुल को मैं लिख रहा हूं ASP लिख रहा हूं। क्लियर? इधर देखिए, हमारे पास ये कोई एक सेल है, ये कोई एक सेल है, उस सेल्स का ये सेल वॉल है। सेल वॉल किसका बना हुआ है बताइए? सेलुलोज का। ये पॉलीसेक्राइड है कि नहीं? पॉलीमर है कि नहीं? हम एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल में कुछ डिफरेंसेस बताए थे। अरे बोलिए। एसिड सोल्यूबल पुल क्या था हमारे पास? फिल्ट्रेट था। और ये कैसे थे? उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, डिफरेंसेस आपको समझना है, ठीक है। ये मोनोमरिक फॉर्म और ये पॉलीमरिक फॉर्म। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया था कि इनके अंदर क्या पाया गया हमारे पास? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई गई। ये क्या पाई गई बताइए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारे पास वो किसकी बनी थी बताइए? फॉस्फोलिपिड की बनी थी, बाइलेयर थी। बोलिए बात सही है? इनके अंदर हमारे पास देखा ये न्यूक्लियस भी पाया गया। इनके अंदर हमारे पास क्या नजर आ रहे हैं बताइए? न्यूक्लियस भी पाए जा रहे हैं और इनके अंदर हमारे पास कई सारे जेनेटिक मटेरियल भी पाए गए। ये हमारे पास किसके बने हैं? न्यूक्लियस लिख दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस हमारे पास। क्लियर? इनके अंदर हमारे पास ये देखा कि कुछ इनके अंदर क्या पाए गए? साइटोप्लाज्म पाए गए। यानी इनके अंदर कुछ हमें क्या नजर आया? प्रोटोप्लाज्म नजर आया। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं बताइए? किसी भी सेल्स के अंदर अगर जितने भी लिविंग मटेरियल आपको नजर आते हैं सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमें दो चीजें नजर आती हैं। एक तो मुझे नजर आता है क्या? साइटोसोल नजर आता है, और एक आता है हमारे पास क्या? सेल ऑर्गेनल नजर आते हैं। बोलिए बात सही है? क्लियर? एक साइटोसोल नजर आते हैं फ्लूइड पार्ट, और उनके अंदर धसे हुए सेल ऑर्गेनल नजर आते हैं। इनमें से कौन कौन एसिड सोल्यूबल है, कौन कौन से एसिड इनसोल्यूबल है, हम आपको वही एग्जांपल बताएंगे। आपको घर से करके लाना है,
आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे पहचानना है एसिड सोलुबल और एसिड इनसोलुबल, सिर्फ और सिर्फ क्या देख करके, मोनोमरिक फॉर्म और पॉलीमरिक फॉर्म। ठीक है, आपको यही देखना है। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाए सभी को ढकेलेंगे कहाँ पे, पॉलीमरिक फॉर्म में, सभी को ढकेलेंगे कहाँ पे, एसिड इनसोलुबल पूल में। क्लियर? और जितना सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा, एसिड इनसोलुबल होंगे, और सॉरी एसिड सोलुबल पूल होंगे। क्लियर? हम आपको कुछ एग्जांपल दिए रहे हैं, लिखेंगे। अच्छा ये बनाना भी है, बना लीजिएगा बाद में, पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं ना। लिखेंगे हमारे पास सम एग्जांपल्स आर गिवन, सम एग्जांपल्स आर गिवन, कुछ एग्जांपल हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, गिवन, पहला एग्जांपल लिखेंगे, लाइन बाय लाइन लिखेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, एसिड सोलुबल और एसिड इनसोलुबल। ठीक है, पहला एग्जांपल लिखेंगे कोलेजन। पहला एग्जांपल क्या है, कोलेजन। कोलेजन क्या है बताइए, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है या मोनोमर? पॉलीमर अगर बोला जाएगा तो एसिड सोलुबल या एसिड इनसोलुबल? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही पहचानना है। क्लियर? दूसरा लिखेंगे हमारे पास ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या है मेरा, अब पहली बात तो यही नहीं पता ग्लाइसिन है क्या ना। ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ठीक है, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड्स। अगर अमीनो एसिड पॉलीमर है या मोनोमर? मोनोमर। सोलुबल होगा या सोलुबल? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही करना है आपका। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन से लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन नहीं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ऐसे एग्जांपल लिखते जाइए। पहला क्या दिया, कोलेजन। दूसरा क्या दिया गया, ग्लाइसिन। तीसरा देंगे हम टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए, राइबोज, राइबोज। नेक्स्ट स्टार्च, स्टार्च, प्लाज्मिड, राइबोसोम, एडिनोसिन, सोडियम, एडिनोसिन, सोडियम, गोल्जी बॉडी, सल्फेट, ग्लूकोज, इंसुलिन, पामिटिक एसिड, इनुलिन। इसमें से हमें क्या करना है, पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, मोनोमरिक और पॉलीमरिक फॉर्म देख करके पहचानेंगे। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से अगर मिलकर के बने हैं तो आगे चल करके कंपाउंड भी होंगे, और जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, पॉलीमर होते हैं। क्लियर? तो इन सब का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है हमें। बट ये कंपाउंड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी कंपाउंड होते हैं, वो भी एसिड सोलुबल होते हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है, कंपाउंड ही तो है, तो ग्लूकोज कैसा हुआ हमारे लिए। ठीक है, तो हमें ये दो तीन पहचानना है। एसिड सोलुबल को पहचानने का तरीका क्या है, एक तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, दूसरा एसिड में सोलुबल होगा, और मोनोमरिक फॉर्म होगा। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चंस का पहला अप्रोच ये होना चाहिए, आप पहला सर्च क्या करेंगे, मोनोमर है या नहीं। दूसरा क्या सर्च करेंगे, ये सोलुबल है या नहीं। कई बार ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो हमारे पास एसिड में सोलुबल नहीं होते, ठीक है, बट मोनोमर हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, एसिड इनसोलुबल पूल में आएंगे। ये सब पहचानने के तरीके आने चाहिए हमें। क्लियर?